हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला इंजीनियर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए यूपीएससी सीएसई 2023 का जीएस का प्रीलिम्स का पेपर। इसमें हम बताएंगे कि आपको कि इस बार यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए। तो एनसीईआरटी से 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं। हम साथ में ये भी बताएंगे किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हो गई। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, फिर हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो गई, फिर पॉलिटी की एनसीईआरटी से पूछे गए। इनसे 3 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में हम आपको पेपर के बारे में बताएंगे कि किस तरह का पेपर का नेचर रहा है, जिससे कि आप ये रणनीति अपना पाए कि 2024-25 के लिए कि किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को ज़्यादा महत्वपूर्ण या वैल्यू देना, ज़्यादा टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को कम महत्व देना है। तो आपका ये सेट ए का पेपर है 2023 का एग्ज़ाम का। जिनका भी सेट ए है या जो भी सेट ए को मिला रहे तो वो डायरेक्ट आप क्वेश्चन क्रमांक से डायरेक्ट देख सकते हैं, अन्य क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कशन करना और उसका सोर्स को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि पर्णपाती वृक्ष कौन कौन से इसमें से। तो देखिए आपको दिखा देते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष ये दे रखा है और इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं उनके नाम भी दे रखे हैं। सागवान, साल, शीशम, इस तरह, और थोड़े नाम यहाँ भी है ऊपर। महुआ, हुर्रा, ये महुआ पूछा था, पर्णपाती वृक्ष में आता है। फिर इसमें भी दे रखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनके सारे के नाम हैं ये, आप देख सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में पूछा गया है। वो कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, पनप सकते हैं, उनके बारे में दिया गया है। तो देखते हैं कि सूक्ष्म जीव है, ये आपकी साइंस की एनसीईआरटी है, उसमें दिया गया है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव है आपके बर्फीली सतह से उष्णकटिबंधीय बर्फीली सतह यानी बहुत ज़्यादा ठंडे स्थान से लेकर उष्ण यानी गर्म स्थानों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह सूक्ष्म जीव लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है और पूछा गया है संविधान की मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका जो ऑप्शन है ये आपको मैं डायरेक्ट मिला देता हूँ और 11th क्लास की एनसीईआरटी है। भारत का संविधान और सिद्धांत 11th क्लास की एनसीईआरटी है। उसमें बताया गया है कि संविधान के कार्य कौन कौन से हैं। तो तीसरा नंबर का कार्य है वो बताया गया है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएँ लगाए, इस तरह से। तो ये आपका ऑप्शन था, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में। तो इसके बारे में यहाँ दिया गया है ये धन विधेयक के बारे में। और यदि डिटेल में है तो राज्यसभा की शक्ति, लोकसभा की शक्ति है। तो राज्यसभा की शक्तियों में जो फर्स्ट पॉइंट है ये दिया गया है आपके धन विधेयक के बारे में। और भी एनसीईआरटी में यदि आप डीप में जाओगे तो ये यहाँ पूरा दिया गया है इसके बारे में, आप यहाँ पढ़ सकते हो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी स्तूप से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन पढ़िए कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। एनसीईआरटी में देखिए आपको मिल जाएगा ये स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। तो ये पढ़िए आप यहाँ पे कि स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। तो पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि एक एनसीईआरटी कह रही है कि बुद्ध से पूर्व की रही होगी, यानी तो ये कह रहे थे मूलतः बौद्ध संकल्पना है, इसलिए गलत हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है। ये कहने का मतलब बता रहा है कि आत्मा है केवल जंतु और पादप में नहीं होती, उसके अलावा अन्य जैसे निर्जीव वस्तुओं में शिला हो गई, जलधारा, समुद्र, नदी, तालाब, इनमें भी आत्मा होती है। किस धर्म का सिद्धांत है। तो जैन धर्म की परंपरा है, ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। देखिए इसकी जो 2 लाइनें से ये पूरा क्वेश्चन बना लिया गया कि जैन धर्म
जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी संपूर्ण विश्व में आत्मा है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन यहीं से बना गया है 47। 48 पे आते हैं। ये आपका विजयनगर साम्राज्य मिडिवल एंड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? तो देखिए, आपको 11th क्लास की जो NCERT है उसमें मिल जाएगा। यहाँ से पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। ये प्रथम यानी देवराय प्रथम ने युद्ध में ही सफलता प्राप्त नहीं की, रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र में भी उसने बहुत कुछ किया। उसने तुंगभद्रा पर एक बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर पानी की कमी दूर की जा सके। तो ये क्वेश्चन बनाया गया, देवराय प्रथम ने ये कार्य किया था। क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो देवराय प्रथम इसका ऑप्शन होगा, मतलब NCERT से पूछा है। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। UPSC से रिलेटेड आपको ऑल कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे PYQ है, मेंस के टॉपर्स के आंसर की अपलोड हो जाएगी। अभी जो 2023 का पेपर है, इसका हर क्वेश्चन का सोर्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले एक वीडियो बना दी गई है, इसमें बताया गया कि इंडिया ईयर बुक से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। उनको विद सोर्स, विद मतलब प्रूफ के साथ कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज से उठाया गया है इंडिया ईयर बुक से, वो बताया गया है। उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। या फिर पूरी वीडियो आपको देखनी है तो टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो UPSC वाला इंजीनियर, तो उस पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया कि ये भी NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है, हिस्ट्री के NCERT से। पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बारे में दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट आपको। देखिए, ये सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, इसमें पढ़ोगे तो यहाँ से पढ़िए कि पृथ्वी की सतह पर पहुँचने से पूर्व सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। छुमंडल में मौजूद जलवाष्प और ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त किरणों यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन था आपका इसी नंबर का कि अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड रेडिएशन निचले वायुमंडल, इसका मतलब छुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वैध रूप से अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 63 क्वेश्चन है। इसके बारे में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में दिया गया है, और वर्षा वनों में उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में मृतजैव पदार्थ होते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा NCERT में। दूसरा, इसका एक और सोच बता देता हूँ कि जो दृष्टि क्विक बुक है उसमें भी अच्छे खासे से सारणी बना के दिया गया है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, गलत है। क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा ज़्यादा होती है, इसी कारण जो ऊपरी मृदा है वो बहकर चली जाती है, यानी उसके ऊपरी मृदा में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं तो बहकर चले जाते हैं। दूसरा है कि उसमें निच्छालन हो जाता है ज़्यादा वर्षा के कारण, तो वैसे ही पोषक तत्व निचली परतों में चले जाते हैं। इसी कारण पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा नहीं होती है वहाँ, बल्कि कमी होती है बहुत ज़्यादा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है, आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, इस कारण जो मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ है उनका अपघटन ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आपका कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान के बारे में बात की गई है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा की भी बात की गई है। तो इसका जो आपको मिलेगा ये समुद्र से दूरी और टेम्परेचर यहाँ मिल जाएगा। ये कहा गया कि स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये मिलेगा कि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जल धीरे धीरे ही गर्म होता है, देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है, इस कारण उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है स्थल की तुलना में। टेम्परेचर के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भूकंप के बारे में। ये आपको ये क्वेश्चन था आपका जियोग्राफी की NCERT से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूकंप वाला है, ये भी आपको 11th क्लास की जियोग्राफी से मिल जाएगा आपको सारा का सारा। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जियोग्राफी के NCERT से, खास तौर पे 11th क्लास की। उसके बाद पॉलिटी की जो 11th क्लास की जियोग्राफी से पूछे गए। हिस्ट्री में 11th और 12th
11th और 12th क्लास की NCERT पूछे गए। तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन पूछे गए आपके 4 NCERT से। 11th की NCERT से, पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी NCERT से। अब इसको देखते हैं हम क्वेश्चन 65। पहला क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते। देखिए पहला ऑप्शन था कि भूकंप की सिस्मोग्राफी में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती है। तो ये ऑप्शन आपका इस डायग्राम से बना लिया गया है। इसमें कहा गया है कि भूकंप अभिलेखन सबसे पहले पी तरंगों को किया जाता है, फिर एस तरंगों को किया जाता है, फिर धरातलीय तरंगों को किया जाता है। आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे कह भी रहा है कि धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ठीक है, और इसके बारे में एस और पी तरंगों के बारे में आपको पढ़ना है तो इसमें जाके पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल में दे रखा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बेचनगर और भाजा, बेचनगर है भाजा सत्तरवासन, ये हिस्ट्री के NCERT एक फाइन आर्ट करके आती है, एक फाइन आर्ट करके NCERT आती है, उसमें दिया रखा है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्वदेशी आंदोलन है, ये आपकी मॉडर्न इंडिया की जो NCERT है उसमें मिल जाएगा। ये तो क्वेश्चन पे डिस्कशन कर ही लिया था। एक ये होता है नाइजर, यानी काले तिल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये दिखा देता हूँ NCERT में कि इसके बारे में कितना डिस्कशन किया गया है NCERT में। देखिए तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। यानी तिल है वो खरीफ और रबी दोनों की फसल है, केवल मात्र खरीफ है ये भी गलत है, केवल मात्र रबी ये भी गलत है, क्योंकि तिल दोनों में उगता है, दक्षिण भारत उत्तर भारत अलग अलग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा 2019-20 के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी। एक क्वेश्चन ये है UPSC 2023 का, ये भी आपको जियोग्राफी के NCERT में मिल जाएगा। पूछ रहा कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, और इसी तरह कृषि में प्रति हेक्टेयर के औसत उत्पादन के बारे में तुलना की गई है। तो NCERT ये पूरा चार्ट बना के दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले भारत में फसल भूमि 57 है। फिर इसके बाद चीन की बात करें तो 10 ही है, तो इसका मतलब भारत में ज़्यादा है फसल भूमि। चारागाह की बात करें तो 34 चीन में है, 4 भारत में, इसका मतलब है चीन में ज़्यादा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट पूछे गए थे। एक तीसरा स्टेटमेंट होता है कृषि का कुल उत्पादन के बारे में, वो भी आपको मिल जाएगा यहीं से। तो देखिए पूरा क्वेश्चन NCERT से पूछा गया है जियोग्राफी से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम कुछ। एक था स्विट्जरलैंड वाला क्वेश्चन आया था कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है, जबकि NCERT में साफ साफ दे रखा है कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, कोई निक्षेप ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से क्वेश्चन UPSC 2023 का ही था। फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा UPSC 2021 के 22 के, वो भी ज्योग्राफी के NCERT से हल्का सा देख लीजिए कि आपको, ताकि पता चले कि NCERT को किस तरह पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरह के बन जाते हैं NCERT से। तो पहला क्वेश्चन तो ये देखिए कि ये आपका लगभग शायद 2021 का था कि वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो NCERT में दे रखा है ये आपको साफ साफ कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये है कि आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य पूछा है इसमें, तो NCERT में दे रखा है कि चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से होते हैं, चाय उत्पादक राज्यों के बारे में दे रखा है। फिर आगे आते हैं हम। ये पूछ लिया था कि मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना किन जीवों की होती है, तो इसमें लाइकन मॉस करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें NCERT में दे भी रखा कि सी ध्रुवीय टुंड्रा वह क्षेत्र होता है जहाँ पे मृदा नहीं पाई जाती है, खासतौर पर बर्फ़ है, बर्फ़ की परतें ही पाई जाती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पनपने की संभावना होती है वो होते हैं मॉस और लाइकन। ये क्वेश्चन था आपका। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि द हिंदू से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, PIB से कितने पूछे गए और मैगजीन है तो कितने पूछे गए। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि द हिंदू और PIB मिला के दोनों से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए। आपको नेक्स्ट वीडियो में विद प्रूफ दिखाऊंगा कि किस डेट को कौन सा क्वेश्चन आया। और सबसे ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि 28 मई को एग्ज़ाम था 2023 का, तो 11-12 मई 2023 की जो द हिंदू है या फिर मैगजीन है उससे क्वेश्चन बनाए हैं करंट के। तो यानी पेपर के जस्ट कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन बनाया गया है, लगभग 15 दिन पहले से भी। तो आपको ये भी ध्यान रखना। थोड़ा एक मैगजीन है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है डाउन टू अर्थ।
डाउन टू अर्थ मैगजीन है, 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए गए इस मैगजीन से। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, आपको यदि थोड़ी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी वाला इंजीनियर नाम से, उसको भी आप ज्वाइन करिएगा, जाके सर्च कर लिएगा यूपीएससी वाला इंजीनियर नाम से। तो वहाँ पे आपको कई सारे मैगजीन है, न्यूज़पेपर है के आर्टिकल मिल जाएंगे और महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलेगी, कुछ टॉपर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।